हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज है 7 अक्टूबर और मैं लेकर आया हूँ स्टैटिक, करंट, जीके, जीएस का अद्भुत मिश्रण। बस एक क्लास और सभी परीक्षाओं में पास। दोस्तों शुरुआत करने से पहले आज एक धमाकेदार दिन है, बहुत जबरदस्त दिन है, क्योंकि आज भारत ने एशियन गेम में 100 पार कर चुका है। 100 से ज्यादा पदक भारत को मिल चुके हैं और यहाँ से शुरुआत होगी आज पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले कुछ लाइनें दोस्तों, कहते हैं ना, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है, कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। बस ये मूल मंत्र है जो आप अपने मन में ठान लो और जीत की लत ऐसे बना दो कि जीत से प्यार करो, सक्सेस से प्यार करो, किताबों से प्यार करो। बस आपका जीवन की नैया पार, आप अपने जीवन में हमेशा जीत का पताका फहराओगे। जैसे आज भारत ने चीन के हांगझाओ में जीत का पताका फहराते हुए 100+4 104 पदक भारत को मिल चुके हैं। जिस चीन ने भारत को रोकने की साजिश की थी और भारत ने ठान लिया था कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की थी। यही बात है ना दोस्तों, इसलिए आज हम 104 पर पहुंच चुके हैं। तो आज पहला क्वेश्चन वहीं से शुरुआत हो रही है। 19th एशियन गेम जो हांगझाओ में हो रहे हैं, आज है 14th डे और 14वें दिन में भारत ने किया है धमाका। ये तो कल का है दोस्तों। हॉकी पुरुष टीम ने कल जापान पुरुष टीम को हरा करके गोल्ड जीता था। आज की मैं बात करूं, क्रिकेट में जो पुरुष टीम है हमारी भारत की, उसने अफगानिस्तान की में फाइनल होना था, ये रद्द हो चुका है और लेकिन भारत को मिल चुका है गोल्ड, क्योंकि भारत की रैंक अच्छी थी। अगला कबड्डी पुरुष टीम ने ईरान की टीम को हराकर गोल्ड जीता। अगला कबड्डी में महिला टीम ने चीन ताइपे की टीम को हराकर गोल्ड जीता। अगला सात्विक और चिराग दोनों की जोड़ी ने बैडमिंटन में चोई और किम, ये दोनों कोरिया के हैं, इनको हराकर गोल्ड जीता। अगला है हॉकी महिला टीम। हॉकी महिला टीम ने जापान महिला टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस तरह से भारत ने गोल्ड 28 गार्ड दिए हैं। सिल्वर में भारत 35 पे पहुंच चुका है और ब्रॉन्ज में भारत 41 पे पहुंच चुका है। 104 पदक भारत के। चक दे इंडिया, इंडिया इंडिया इंडिया। 104 पदक। पहली बार जो एशियन गेम हुए थे 1951 में हुए थे। तो दोस्तों भारत में 1951, 1982 दो बार एशियन गेम हो चुके हैं। 2018 में इंडोनेशिया में हुए थे, 2022 में चाइना, ये जब 2023 में हो रहा है, ये 2022 वाला है, और 2024 में 2026 में जो होगा ये जापान में होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार, पीस में नोबेल प्राइज 2023 में ये दिया जाता है नॉर्वे के ओस्लो में। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। मैंने आपको पहले ही बताया था नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं और ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 5 सेक्टर ऐसे हैं जो कि स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और एक सेक्टर ऐसा है जो नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है और वो है शांति। और इस बार मिला है नरगिस मोहम्मदी को। ये नरगिस मोहम्मदी जो है ये ईरान की है। ईरान में महिला सशक्तिकरण, महिला उत्थान के लिए, इनके अनोखे काम के लिए इनको मिला है शांति का नोबेल प्राइज। अब अगर मैं शांति का नोबेल प्राइज 2023 की बात करूं तो ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। अगर मैं शांति में भारत के हिसाब से बात करूं तो भारत में शांति का नोबेल प्राइज सबसे पहले 1979 में मदर टेरेसा को मिला था और 2014 में 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था। दोस्तों जबकि पहली बार जो शांति का नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था हेनरी ड्यूनेट को। दोस्तों हेनरी ड्यूनेट वो हैं जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। एक ऐसी संस्था बनाई थी जो संस्था स्वास्थ्य सेवा देने के लिए पूरे विश्व में अनोखा पहल करी थी इन्होंने।
और ये जो रेड क्रॉस संस्था है ये बहुत अहम है। इसे सबसे ज्यादा बार शांति का नोबेल प्राइज मिला है, 3 बार। एक मिला है 1917, एक मिला है 1944 और एक मिला है 1963। तो दोस्तों रेड क्रॉस जो है इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। पहला नोबेल शांति का पुरस्कार इसके फाउंडर हेनरी डुनेट को मिला था 1901 में, जबकि शांति का सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज रेड क्रॉस को मिला है, 3 बार मिला है, 1917, 1944 और 1963। अगला क्वेश्चन आता है सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा जिन्हें शांति का नोबेल प्राइज मिला है उनका नाम है मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान के हैं और इनको मिला था 2014 में। मलाला यूसुफजई सबसे युवा 17 साल की लड़की थी जिसे सबसे युवा यंगेस्ट बोल सकते हैं हम। 2014 में इसी साल हमारे कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कैलाश सत्यार्थी को मिला था और मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान में महिला उत्थान के लिए अनोखी पहल के लिए मिला था। अब दोस्तों इससे पहले आज हम 5वां सेक्टर पढ़ रहे हैं और लास्ट बचा है इकोनॉमिक्स का जो हम कल पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स में मिला है 2023 में पियरे फारिक एनी, पियरे फारिक एनी। केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में मोगिजी लुइस ब्रस अलेक्सी एक्किमोआ, मोगिजी लुइस ब्रस अलेक्सी एक्किमोआ। मेडिकल में चिकित्सा में कारेको और विस्मैन, जबकि लिटरेचर साहित्य में जॉन पासे। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पीस से ही आते हैं, शांति से ही आते हैं, ध्यान रखना। दोस्तों अभी बने रहे, बिल्कुल स्किप ना करें वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट में 5 क्वेश्चन भी आपको क्विज के रूप में पूछने हैं, ये ध्यान रखना। अभी स्किप ना करना, पूरा वीडियो देखना। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ब्यूरवेस्टनिक परमाणु मिसाइल। अभी हाल ही में रशिया ने एक क्रूज मिसाइल लॉन्च करी है जिस मिसाइल का नाम है ब्यूरवेस्टनिक परमाणु मिसाइल। दोस्तों एक न्यूक्लियर मिसाइल है और इसकी अभी आलोचना करते हुए नाटो ने इसे स्काई फॉल मिसाइल कहा है। नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और ये 4 अप्रैल 1949 को स्टैब्लिश हुआ था। इसमें टोटल 31 कंट्री है और इसमें 31 देश जो है ये फिनलैंड है और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की कैपिटल। दोस्तों नाटो का 2023 सम्मेलन जो हुआ है वो लिथुआनिया में हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है। जबकि अभी रशिया ने एक सरमत मिसाइल भी लॉन्च करी है। दोस्तों सरमत मिसाइल जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक आप उस मिसाइल का प्रयोग कर सकते हैं। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक उस मिसाइल से वॉर कर सकते हैं। दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ईरान ने भी फतेह और खैबर ये 2 नए मिसाइल लॉन्च करे थे। एक का नाम फतेह था, एक का नाम खैबर था। ईरान दोस्तों आपने सुना होगा कि ईरान SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 9वें देश के रूप में शामिल हो गया है ईरान। जबकि ब्रिक्स में भी ब्रिक्स जो था ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, आपका साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों में 6 नए देश शामिल हो गए हैं, उसमें ईरान भी है। अगला दोस्तों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दुनिया का सबसे सुपरसोनिक मतलब सबसे फास्ट स्पीड में क्रूज मिसाइल कौन है? वो है हमारा ब्रह्मोस, दागो और भूल जाओ। सबसे सुपर फास्ट मिसाइल है दुनिया का। अभी एक ओपेक मिसाइल जो है इजराइल ने बनाया है, वो एक जासूसी करने वाला मिसाइल है। अगर इसके अलावा मैं भारत की बात करूं, हमारे पास एक अस्त्र है जिसे हम बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं। मतलब ये अस्त्र मिसाइल ऐसी हैं जहां तक हम देख सकते हैं वहां तक हम इस मिसाइल का यूज कर सकते हैं। ये एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। एक और मिसाइल हमने निर्भय के नाम से बनाई है
जो कि एक सबसोनिक मिसाइल है। ये सबसोनिक है, ये सुपरसोनिक है दोस्तों, ध्यान रखना। और हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो रशिया ने लॉन्च किया है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहला हाईटेक स्पोर्ट्स सेंटर, इंडिया फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स सेंटर जो है ये मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है। और ये ग्वालियर जो है ये मध्य प्रदेश में है, जिसे तानसेन सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तानसेन का जन्म हुआ था, जो प्रमुख थे संगीत कवि थे। और तानसेन सिटी ग्वालियर को जाना जाता है, और ग्वालियर में ही तानसेन फेस्टिवल होता है। ग्वालियर पिछले साल यूनेस्को की साइट में भी शामिल हुआ था। दोस्तों ग्वालियर बहुत महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में है, और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से इस हाईटेक स्पोर्ट्स सेंटर का नाम जाना जाएगा। मध्य प्रदेश बीते टाइम बहुत चर्चा में रहा। मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ पर महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन सरकारी नौकरी में कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया था। एमपी पहला राज्य है। एमपी में हमने अभी कुछ समय पहले सांची पढ़ा था, सांची का स्तूपा। सांची का स्तूप दोस्तों आपको पता होगा, जो अशोक ने बनाया था सांची का स्तूप। और सांची का स्तूप से पुष्यमित्र सुंग का नाम भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पुष्यमित्र सुंग ने सांची के स्तूप के चारों ओर जो वेदिकाएं हैं, जो दीवार टाइप की है, उसे पूर्ण रूप से पत्थरों से निर्मित किया था। इसलिए पुष्यमित्र सुंग का नाम भी सांची के स्तूप से आता है, जो रायसेन जिला में पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों सांची जो है इसलिए हमने जाना था क्योंकि सांची सोलर सिटी के रूप में स्टैब्लिश हो गई थी। उससे पहले हमने इंदौर पढ़ा था, जो भारत का क्लीन सिटी है, भारत का स्वच्छ शहर है इंदौर। और इसके साथ साथ इंदौर में लता मंगेशकर संग्रहालय, लता मंगेशकर म्यूजियम, लता मंगेशकर एकेडमी भी स्टैब्लिश की जा रही है। इंदौर बहुत फेमस है। अगला मैंने आपको बताया था खंडवा जिला, और खंडवा जिला में ओंकारेश्वर मंदिर बताया था, जहां पर कि मैंने बताया था शंकराचार्य जी की स्टैचू स्टैब्लिश की जा रही है, और साथ में वहां पर सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर आया है दिव्यांग जनों से संबंधित, तो यहाँ पे आया है कि पहला हाईटेक स्पोर्ट्स सेंटर। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये जो बन रहा है हाईटेक स्पोर्ट्स सेंटर बन रहा है, ये पहली बार जो बन रहा है दिव्यांग जनों के लिए बन रहा है। अब दिव्यांग जनों से रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट आपको बता रहा हूं, जैसे विश्व का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री जो है उसका नाम है जॉन मैकफॉल। दूसरा है पहली बार दिव्यांग जनों का महाकुंभ जो है ये वाराणसी में स्थापित किया गया। और अभी हाल ही में दोस्तों अभी आपने सुना होगा कि दृष्टि बाधित लोगों के लिए एक रेडियो स्टेशन अक्स जो है इसको स्थापित किया गया है, जो दृष्टि बाधित लोगों के लिए है दोस्तों। तो एक बार दोबारा कह रहा हूं, भारत का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स सेंटर ये दिव्यांग जनों के लिए बन रहा है, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में बन रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्पिनोजा अवार्ड। स्पिनोजा अवार्ड अभी भारत के जोइता गुप्ता को दिया गया है, और ये जलवायु परिवर्तन के लिए दिया गया है। स्पिनोजा जो अवार्ड है दोस्तों, इसे डचों का नोबेल प्राइज कहते हैं। ये नीदरलैंड में दिया जाता है, बहुत फेमस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विश्व कपास दिवस। वर्ल्ड कॉटन डे जो है ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। WTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 7 अक्टूबर 2009 को इसको मनाने की घोषणा जिनेवा में की थी। WTO दोस्तों विश्व व्यापार संगठन 1995 में बना था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और इसमें कुल देश हैं 164, और 164th देश है अफगानिस्तान। दोस्तों अब आपका क्वेश्चन आता है विश्व में सर्वाधिक कपास जो है चाइना में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा कपास जो है गुजरात में होता है दोस्तों अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति समिति, मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी, जिसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं।
6 में से 3 मेंबर जो होते हैं दोस्तों वो आरबीआई के होते हैं और बाकी 3 मेंबर जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय के होते हैं। दोस्तों इसमें जो अध्यक्षता करता है वो करते हैं आरबीआई के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास। अब सवाल ये आता है कि ये मौद्रिक नीति समिति क्या करती है। दोस्तों ये एक साल में 6 बार मौद्रिक नीति रिपोर्ट बनाती है, मॉनिटरिंग पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिश करती है। अब दोस्तों ये मॉनिटरिंग पॉलिसी क्या होती है, थोड़ा आप बहुत आसान शब्दों में समझें। दोस्तों देखो यहाँ पर जैसे आपके घर में आपके पापा हैं, ये आप है, ये दुकानदार है। बहुत आसान शब्दों में समझना। दोस्तों आपने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे 100 रुपए चाहिए, ठीक है। और पापा ने कहा कि ठीक है भाई 100 रुपए ले ले, लेकिन ये बता कब वापस करेगा और कितने टाइम में वापस करेगा। आपने कहा पापा मैं अगले महीने इसे वापस कर दूंगा। तो पापा ने कहा ठीक है भाई अगले महीने वापस कर देगा। तो भाई ऐसा कर तू मुझे 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दे। पापा ने आपसे कितने रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है। अब ये पापा हैं, आप इन्हें आरबीआई समझ लो, ठीक है। और ये आप हैं, आपको अपने आप को पीएनबी समझ लो। आप अपने आप को पीएनबी, एसबीआई, जितने भी कॉमर्शियल बैंक कोई में से एक भी समझ लो, ठीक है। तो आपने पापा से 100 रुपए मांगे और आपने कहा 1 महीने में दे दूंगा। पापा ने आपसे एक्स्ट्रा कितने मांगे हैं, 20 रुपए मांगे हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, वही जो पीएनबी आरबीआई से पैसा लेगा और आरबीआई जो रेट पीएनबी पे लगाएगा उसे रेपो रेट कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे एक और कंडीशन बन जाती है। माना आपने अपने पापा से कहा कि पापा मैं 100 रुपए दे दो। पापा ने कहा कब वापस करोगे, आपने कहा मैं 3-4 महीने में करूंगा। तो उस समय जब आपने लॉन्ग टाइम के लिए पैसा मांगा है, उस समय जो आपके पापा आप पर एक्स्ट्रा पैसा लगाएंगे। आपके पापा ने कहा ठीक है भाई 5 महीने में करेगा वापस, तो तू मेरे को टोटल 30 रुपए देगा। तो अगर लॉन्ग टाइम में आपके पापा आप पर जो रेट लगा रहे हैं, ब्याज लगा रहे हैं, उसे कहते हैं बैंक रेट। दोनों एक जैसे होते हैं, एक शॉर्ट टाइम होता है, एक लॉन्ग टाइम के लिए लगता है। आरबीआई वाणिज्य बैंकों पे लगाता है। इसका उल्टा होता है दोस्तों। अब कभी कभी क्या होता है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, जैसे मामा चाचा नाना नानी पैसा देते हैं। अब इतना पैसा आ गए, आपके पापा को आपके पैसों की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने कहा अपने पापा को कि पापा ऐसा करो कि मेरे पास कुछ पैसा है वो आप रख लो, 100 रुपए रख लो, लेकिन आपके पास जब हो जाएंगे आप मुझे एक्स्ट्रा दे देना, 10 रुपए आप मुझे एक्स्ट्रा दे देना, ठीक है। तो आपने अपने पापा पे एक्स्ट्रा 10 रुपए जो ले रहे हो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट दोस्तों। तो अब क्या होता है, इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि एक होता है दोस्तों, जैसे आपके पापा हैं। अब आपके पापा जानते हैं कि कल यार आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आपके नाम पर कहीं पर जमीन ले ली, एलआईसी, कहीं पर बैंकों में खाता खुलवा दिया, है ना, आपके लिए कुछ ना कुछ परिसंपत्ति का निर्धारण कर दिया। तो जो आपके पापा आपके लिए सिक्योरिटी के तौर पर पैसा रखते हैं उसे कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो पापा अपने पास रखते हैं, ठीक है। और आप भी रखते हो अपने पास। आप अपने पास क्या रखते हो, मोबाइल, घड़ी वगैरह, बुरे टाइम पे काम आ जाए। तो जो आप अपने पास रखते हो उसे कहते हैं SLR, स्टेच्यूअरी लिक्विड रेशियो, जो आप अपने पास रखते हो। आप मतलब पीएनबी जो अपने पास रखता है SLR, आरबीआई जो अपने पास लगता है CRR, ठीक है। तो दोस्तों चाहे CRR हो, चाहे SLR हो, चाहे बैंक रेट हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे वो रिवर्स रेपो रेट हो, कितना होना चाहिए जिससे मार्केट जो है कंट्रोल रहे, इसका निर्धारण मॉनिटरिंग पॉलिसी में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसमें रेपो रेट कितना है, उसमें बैंक रेट कितना है, उसमें रिवर्स रेपो रेट कितना है, उसमें SLR कितना है, उसमें CRR कितना है दोस्तों। तो दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो इस समय जो है वो 4% है, ठीक है। अगर मैं SLR की बात करूं जो आप अपने पास रखते हो, मतलब बैंक जो अपने पास रखते हैं, वो है दोस्तों
18% है। रिवर्स रेपो रेट की बात करूं दोस्तों, वो है 3.35%। ठीक है। बैंक रेट की बात करूं दोस्तों, वो है 6.75%। और अगर मैं रेपो रेट की बात करूं दोस्तों, वो है दोस्तों 6.50%। ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो दोस्तों कि बैंक रेट जो होता है, बैंक रेट हो गया आपका, बैंक रेट हो गया यहां पर सबसे बड़ा, उसके बाद क्या आ जाएगा रेपो रेट, और उसके बाद क्या आ जाएगा रिवर्स रेपो रेट। तो सबसे कम क्या होता है, हमेशा रिवर्स रेपो रेट होता है, फिर उसके बाद रेपो रेट होता है, और सबसे अधिक क्या होता है, बैंक रेट होता है, क्योंकि उस लॉन्ग टाइम के लिए लगता है दोस्तों। ठीक है। अब मैं बात करूं दोस्तों, ये आसानी से समझ में आया होगा आपका। आप अपने आप को पीएनबी समझ लो, कॉमर्शियल बैंक, और पापा को आरबीआई समझ लो। ठीक है। अब दोस्तों ये तो आपको आसानी से समझ में आया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर बहुत छोटी छोटी की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपको पता होगा, अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो सवाल ये उठता है कि आरबीआई की स्थापना जो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, वो किस कमेटी के सिफारिशों में हुई थी। तो उस कमेटी का नाम था दोस्तों हिल्टन यंग कमेटी, और इसकी सिफारिश पर किस एक्ट के अंतर्गत, 1934 अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। फिर यहां पर क्वेश्चन आता है कि पहले गवर्नर कौन थे, पहले गवर्नर आरबीआई में कौन थे, या पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई में कौन है। पहले भारतीय कौन है, पहले गवर्नर कौन है। अगर पहले गवर्नर आएगा तो वो आएगा ऑसबॉर्न स्मिथ। उनका नाम क्या आएगा, ऑसबॉर्न स्मिथ आएगा। ठीक है। और पहले भारतीय आएगा तो तब क्या आएगा, सीडी देशमुख पहले भारतीय आएगा। उसके बाद अगर आता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, तो अगर प्रधानमंत्री आएगा जो गवर्नर रहे हैं तो उनका नाम है मनमोहन सिंह जी आरबीआई के गवर्नर भी थे और प्रधानमंत्री के पद पे भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कि आरबीआई जो होता है उसका वित्तीय वर्ष क्या होता है, उसका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखो वित्तीय वर्ष, लेखा जोखा ईयर्स आरबीआई का क्या होता है। जैसे हमारा वित्तीय वर्ष क्या होता है और आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या होता है दोस्तों, तो ये आपको पता होगा कि आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है दोस्तों, नोट कर लिया होगा आपने, वो होता है 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। ये आरबीआई का होता है दोस्तों। और अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है दोस्तों। तो ये मॉनिटरिंग पॉलिसी जो आरबीआई के कमेटी के द्वारा बनाई जाती है, जो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों मुद्रास्फीति का मतलब जब सामान महंगा हो जाता है और मुद्रा अपस्फीति का मतलब जब सामान सस्ता हो जाता है, तो ज्यादा महंगा ना हो ज्यादा सस्ता ना हो, इस कॉन्सेप्ट को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग पॉलिसी आती है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आई हो दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 3 नए जिलों का गठन किया जा रहा है। 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट एस्टैब्लिश इन राजस्थान। और राजस्थान में टोटल 53 जिले हो चुके हैं और ये जो जिले इस्टेब्लिश किए गए हैं ये राम लूथापा कमेटी के सिफारिशों के आधार पे किए गए हैं। दोस्तों इस तरह से भारत में सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश 75, दूसरे पे मध्य प्रदेश 54 और तीसरे पे राजस्थान 53 डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि यहां पर अगर दोस्तों बात करूं कि सबसे बड़ा जिला जो है भारत का वो है दोस्तों कच्छ, गुजरात में जो सबसे बड़ा जिला है, जबकि सबसे छोटा जिला जो है ये माहे है दोस्तों। माहे ये पुदुचेरी का है, लेकिन दोस्तों माहे जिला जो है ये पुदुचेरी का है लेकिन केरल में है। पुदुचेरी भारत का एक ऐसा यूटी है दोस्तों जो 3 राज्यों में आता है। एक केरल में माहे हो गया, कराईकल तमिलनाडु में आता है और तमिलनाडु में खुद पुदुचेरी भी आता है, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में यनम। ये 3 जो है माहे, केरल,
कराईकल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश। ये तीनों के तीनों पुदुचेरी के हैं दोस्तों, और सबसे छोटा जिला भारत का माहे है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जियो मार्ट जो है, जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को अपॉइंट किया गया है, और साथ साथ MS धोनी जो है स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर से जैसे चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का आइकॉन जो है सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र सरकार का स्माइल प्रोग्राम का एम्बेसडर भी अपॉइंट किया गया है, और सचिन तेंदुलकर ICC वनडे वर्ल्ड कप जो पुरुषों का भारत में हो रहा है 2023 में, इसके ग्लोबल एम्बेसडर भी यही है। अगला दोस्तों, इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर इगा स्वेटेक जो है पोलैंड की खिलाड़ी है, और राफेल नडाल स्पेन के, दोनों को इन्फोसिस का बनाया गया है। ICC वर्ल्ड कप 2023 शाहरुख खान एम्बेसडर, और ग्लोबल एम्बेसडर जो है सचिन तेंदुलकर। अगला, यूनिसेफ के बाल अधिकारों में एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना, त्रिपुरा में पर्यटन एवं बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली, और फैनकोड के ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री हैं। तो दोस्तों आपका इंतजार हुआ समाप्त। 6 अक्टूबर के जो 5 क्विज के क्वेश्चन थे, उसमें पहला क्वेश्चन था, दीपेंद्र सिंह ऐरी नेपाल का क्रिकेटर खिलाड़ी है जिसने 9 बॉल में अर्धशतक मारे था। भीमराव अंबेडकर का स्टैचू, ये अभी USA में लगाया गया। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की जो मूवी नॉमिनेट हुई है उसका नाम आपको था फिल्म 2018। अगला क्वेश्चन, सिम्बैक्स एक्सरसाइज जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। लोसर उत्सव जो है ये लद्दाख में होता है। और ये 5 क्वेश्चनों के जो आंसर दिए हैं और जो विनर बने हैं 6 अक्टूबर 2023 के, उनका नाम पहले नंबर पे हेमंत रावत, दूसरे नंबर पे नीलम रावत, तीसरे नंबर पे आरोही रावत। तीनों छात्रों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप खूब तरक्की करो, ऐसे आगे बढ़ो। और अब कौन विनर होगा 7 अक्टूबर का, फटाक से कमेंट बॉक्स पे जाइए और तुरंत आंसर दे और तुरंत बने विनर। और जो होते हैं विनर वही जीवन में असली विनर बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट ने किस टीम को हराकर अभी गोल्ड मेडल जीता आसियान खेलों में? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या आपका पाकिस्तान। दूसरा क्वेश्चन, लोकसभा विधानसभा में महिला आरक्षण जो है वो किस अधिनियम के अंतर्गत लागू हुआ है? 105 संशोधन अधिनियम, 128 संशोधन अधिनियम, 106 संविधान संशोधन अधिनियम और 110 संविधान संशोधन अधिनियम। तीसरा क्वेश्चन, विश्व का पहला उपग्रह स्पुतनिक किस देश में लॉन्च हुआ था? ब्रिटेन, भारत, रूस, अमेरिका। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, शस्त्र रामानुजम अवार्ड जो है ये अभी हाल ही में किसको दिया गया? डॉर्डन को, अर्नोल्ड को, दिनेश दास को या रोहिकियांग झांग को। पांचवा क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण या वन्यजीव सुरक्षा किस अनुच्छेद में आते हैं? 48, 48A, 49, 49A। तो दोस्तों फटाक से कमेंट बॉक्स पे जाइए, तुरंत आंसर दीजिए और 7 अक्टूबर के विनर बनिए। और जो विनर बन रहे लगातार उनको शुभकामनाएं। और अब आपका नंबर है। तो दोस्तों ऐसे बने रहे आदि सर की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव भूमि।